जय हिंद। स्वागत है आज के जैक मॉडल पेपर किसका 2023 और 24 का क्लास 10 का। ठीक है, किसका एसएसटी का। देखिए जैक मॉडल पेपर, इससे पहले मैंने साइंस का भी वीडियो बनाया था, तो उसमें भी आपको बताया था कि जैक मॉडल पेपर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एकदम डुप्लीकेट होता है किसका, एग्जामिनेशन का। तो इसको कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा विषय क्या रहेगा, एसएसटी रहेगा, और हमको पढ़ना क्या है, जैक मॉडल पेपर 2023-24 का। ठीक है, तो चलिए एसएसटी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल पेपर का ये पहला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बोलता है कि कोई एक ऐसा संसाधन है जो जैव संसाधन है। ठीक है, तो चलिए अब हम पूछते हैं। ये देखिए मनुष्य, फिर दिया जल, फिर दिया सूर्य तापन, फिर दिया लौह अयस्क। तो देखिए जल प्राकृतिक संसाधन, सूर्य तापन प्राकृतिक संसाधन, और लौह अयस्क ये खनिज का संसाधन, खनिज वाला संसाधन है। ये आपका आ जाएगा जैव जैव संसाधन। ये तो खैर नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ मनुष्य। मनुष्य क्या होता है, जैव संसाधन होता है ना। तो चलिए जैव संसाधन एक तरफ से हम इसको भी देख सकते हैं कि जैव, जल में क्या जीव है, नहीं। जीवन है, नहीं। सूर्य तापन में जीवन है, नहीं। लौह अयस्क में क्या जीवन है, नहीं। ये तीनों क्या जीवित नहीं है, लेकिन मनुष्य क्या है, जीवित है। यानी कि जो प्राणी जीवित रहते हैं या जो वस्तु जीवित रहते हैं वही क्या होते हैं, जैव संसाधन होते हैं। तो जीवित कौन है यहाँ पे, मनुष्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोलता है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन को समाज में कौन से बंटवारा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, मानव जीवन की गुणवत्ता, यानी कि मानव जीवन का क्या होना चाहिए, विकास गुणवत्ता सेम है, और विश्व शांति बनाए रखने के लिए, पूरे विश्व में क्या शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समान समाज में कैसे बंटवारा किया जाए, संसाधनों का समाज में किस प्रकार बंटवारा किया जाए। अब देखिए ऑप्शन पहला दिया अमीरों के हिसाब से। क्या जो प्राकृतिक में संसाधन मौजूद है वो सिर्फ अमीरों का अधिकार है, एकदम नहीं, सबका अधिकार होना चाहिए। तो ये तो पहला ऑप्शन मेरा होगा ही नहीं, अमीरों के आधार पे। अब देखिए क्या बोलता है, गरीबों के हिसाब से। क्या प्राकृतिक में जो संसाधन है वो सिर्फ गरीबों का है, नहीं। तो फिर क्या है, ये उल्टा होते रहेगा, गरीब अमीर बन जाएगा, अमीर गरीब बन जाएगा। फिर फायदा क्या हुआ बंटवारा करने से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या सरकार के हिसाब से, सरकार के हिसाब से भी नहीं चलना चाहिए। मान के चलिए आज किसी और पार्टी का सरकार है तो वो अपने समाज के, अपने पार्टी के लोगों को दे देगा, फिर जो पिछले पार्टी का है उसका नहीं हो सकेगा। तो ये भी नहीं होगा, सरकार के हिसाब से भी नहीं होगा। अब क्या बोलता है, न्याय संगत। ये आंसर सही हो सकता है, सही हो सकता है क्या, सही ही है। न्याय संगत यानी कि न्याय पूर्वक, किसके पूर्वक, न्याय पूर्वक। तो हमको न्याय पूर्वक जहां पे होगा वही सब पूरा विश्व शांति के लिए भी होगा और पूरे समाज के लिए भी होगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखें। चलिए ये सब क्वेश्चन आएगा तो क्लास 10 हमको इतना बता देते कि बहुत इजी क्वेश्चन है। और इस बार का जो जैक का एग्जाम होगा आप लोग घबराइए नहीं, आराम से तैयारी कीजिए। तैयारी इतना अच्छे से कीजिए कि आने वाला एग्जाम जो है ना, एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना, तो इससे ही आप लोग अपना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मिनट या फिर मान के चलिए 10 मिनट में कंप्लीट कर देना। पढ़ना है मारना है, पढ़ना है मारना है। ठीक है, कोई ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होने वाला है। आप लोग बहुत ही मेहनती बच्चे हैं। चलिए बोलता है क्या, निकोबारी कबूतर, कौन सा कबूतर, निकोबारी कबूतर किस जाति के श्रेणी में आता है। देखिए निकोबारी कबूतर एक कबूतर की जाति है, वो किस जाति के श्रेणी में आता है। पहला बोलता है सामान्य जाति, दूसरा बोलता है दुर्लभ जाति, तीसरा बोलता है स्थानीय जाति, और चौथा बोलता है लुप्त जाति। तो देखिए जो निकोबारी कबूतर है ना, वो स्थानीय जाति है। कौन सा, स्थानीय जाति समूह में आता है। क्यों? क्योंकि ये स्थानीय लोग, जहां स्थानीय है ना वहीं पे ये मिलते हैं, यानी कि गांव तरफ मिलते हैं, शहरों में इसको देखा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, नहीं है। इसमें से कोई ऐसा है जो क्या है, सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला देता महानदी, ये तो सही है, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना किस पे बना हुआ है, महानदी पे बना हुआ है। फिर क्या दिया, टाका भूमिगत जल टैंक, ये भी सही है। आगे क्या देता है, इल्तुतमिश क्या है, हाजा खास। अब देखिए गंगा क्या दे दिया, बांगड़ नागर परियोजना। बांगड़ नागर परियोजना गंगा का है क्या, नहीं है। आप लोग के लिए होमवर्क है कि बांगड़ नागर जो परियोजना वो किस नदी पे है। ठीक है, हमें कमेंट करके बताइए। ये तो हम लोग पढ़ा भी चुका है।
चलिए अब आगे क्या बोलता है, राबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है। रबी और क्या खरीफ फसल हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि क्लास 6 से ही हम लोग ये दोनों फसल पढ़ते आ रहे हैं, रबी और खरीफ। तो यहाँ बोला राबी फसल किस ऋतु में बोया जाता है, तो राबी फसल किस ऋतु में बोया जाता है, ग्रीष्म। गलत, ग्रीष्म ऋतु में नहीं बोया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में खरीफ फसल बोया जाता है, शीत ऋतु में राबी फसल बोया जाता है। किस ऋतु में बोया जाता है, शीत ऋतु में। कोई दिक्कत। चलिए अब अगला क्या है, चाय किस प्रकार की कृषि है। जो चाय हम लोग पीते हैं बहुत ही अच्छा लगता है पीने में ना, मॉर्निंग हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, चाय से, और उसके साथ में बिस्किट मिल जाए तो लाजवाब। क्या बोलता है, चाय किस प्रकार की खेती है, तो चाय किस प्रकार की खेती है, जीवन निर्वाहन कृषि, प्रारंभिक कृषि, रोपण कृषि या जूम कृषि। तो देखिए चाय की खेती करते हैं रोपण खेती, हम लोग किधर देखते हैं, पर्वतीय एरिया तरफ देते हैं, जैसे आश्रम हो गया, वो सब जगह पे क्या होता है, चाय की खेती होती है। ठीक है, तो ये कौन सी खेती हो जाएगी, रोपण कृषि। कौन सी कृषि, रोपण कृषि। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं, झारखंड के गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। झारखंड का दो जगह का नाम उल्लेख हुआ, गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। पहला दिया लोहयस्क, दूसरा दिया कोयला, तीसरा दिया तांबा, चौथा दिया अभ्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहयस्क। और हम लोग वैसे भी जानते हैं कि झारखंड में प्रचुर मात्रा में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, कोयला और लोहयस्क, है ना। तो कोयला तो दिया हुआ, लेकिन गुआ और नोवामुंडी में लोहयस्क ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहयस्क पाया जाता है। और अगर कोयला पूछा जाए तो कोयला कहाँ, धनबाद जिले के झरिया में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में कहाँ पाया जाता है, झरिया में, जो कि धनबाद, अगर जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा ना तो वहां पर बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा हुआ रहेगा आपको कि कोयले की राजधानी धनबाद शहर में आपका स्वागत है। सर्वाधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है, किस जिला में पाया जाता है, तो धनबाद में पाया जाता है, झारखंड में। ठीक है, अब अगला क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइप लाइन द्वारा होता है। देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों का परिवहन क्या पाइपलाइन से होता है वो पूछा गया। तो देखिए कच्चा तेल, देखिए पाइपलाइन का जो उपयोग करते हैं किसको ले जाने के लिए करते हैं, किसी ठोस पदार्थ को ले जाने के लिए नहीं करते, द्रव्य को ले जाने के लिए करते हैं। तो आप हमको यहाँ पे देखना कि कौन कौन सा द्रव्य है, द्रव्य मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव्य। ठीक है, देखना कि यहाँ पे कौन कौन सा लिक्विड है ना। चलिए देखते हैं, पहला है पानी। पानी क्या लिक्विड शेप में रहता है। अब बोलता है कच्चा तेल, कच्चा तेल क्या पानी के मतलब लिक्विड के शेप में रहता है, एकदम रहता है। अब पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम भी लिक्विड में मिलता है। क्या हमको ढेला के रूप में पेट्रोलियम मिलता है, नहीं ना मिलता है, वो भी किस में मिलता है, हमको द्रव्य में ही मिलता है। तो क्या इसका आंसर उपरोक्त सभी नहीं होगा। हाँ, ये तीनों को हम क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन के द्वारा से ला सकते हैं। ठीक है, चलिए, और वैसे भी हम पानी भी भरने जाते हैं तो पाइपे से। अभी जल हर घर नल योजना चल रहा है, तो हर घर नल को किससे लाया गया जी, पानी से लाया गया, पाइप से लाया गया ना। कच्चा तेल किससे लाया जाता है, पाइप से ला के रखा जाता है। पेट्रोल टंकी में हम लोग पेट्रोल भराने जाते हैं तो किससे देता है, बाल्टी से पेट्रोल देता है क्या, नहीं ना, हम लोग को तो पाइपे से देता है ना पेट्रोल। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अब क्या बोलता है, हमारे देश में 22वीं प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। हमारा देश का जो 22वीं प्रमुख भाषा है वो संविधान को किस सूची में रखा गया, 8वीं सूची, 9वीं सूची, 7वीं सूची या 6ठी सूची। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं सूची। 8वीं सूची में है ना भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, 22 भाषा है, मतलब कि जो संविधान में मान्यता दी गया स्थानीय भाषाओं को, उसको किस सूची में रखा गया है, 8वीं सूची में रखा गया। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन से इस बार एग्जाम में आने वाले हैं, हम लोग को डरना नहीं है। आगे क्या बोलता है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। देखिए स्थानीय शासन व्यवस्था यानी कि जो स्थानीय शासन व्यवस्था होता है ना, गांव पंचायत वगैरह सबका, तो उसमें से कितना पद है जो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा काम किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। तो ये कितना पद दिया गया, 1/3, 1/4, 2/3 या 3/3। बोला जाता है कि किसी 1/3 तो 1/4 या 2/3 या 3/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3।
क्या हो जाएगा? एक तिहाई। एक तिहाई जो पद है वो किसके लिए आरक्षित कर दी गई है? महिलाओं का, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है, यानी कि एक तिहाई पद दे दी गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें घबराना नहीं है, हंस हंस के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर देंगे। ठीक, हम लोग आगे के क्वेश्चन उसको देखते हैं। ठीक है, आप देखिए आगे क्वेश्चन में क्या है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, तो पहला दिया 1968 से 1974, दूसरा दिया 1954 से 1968, तीसरा दिया 1974 से 1980, फिर चौथा दिया 1980 से लेकर 1998। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1954 से लेके 1968 में अमेरिका में जो था वो क्या हुआ था? नागरिक आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? नागरिक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, यानी कि नागरिकों के हित के लिए आंदोलन किया गया था। कब किया गया था? 1954 से लेके 1968 के बीच में। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पूछे कि अमेरिका में नागरिक आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1954 से लेके 1968 के बीच में नागरिक आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बोलता है, भारत के राज्य में विधानसभा, भारत के राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है? यानी कि भारत का जो राज्यसभा है उसमें से राज्य में जो विधानसभाओं का जो सीट होता है वो महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत तक आरक्षित कर दी गई है? पहला बोलता है 5%, दूसरा बोलता है 4%, फिर तीसरा बोलता है 14%, फिर चौथा बोलता है क्या? 5% से कम, 5% से कम। फीसदी को हम लोग प्रतिशत में देखते हैं। ठीक है, पहला बोला 5%, फिर दूसरा बोला है 4%, तीसरा बोला है 14%, और फिर चौथा बोला है 5% से कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5% से कम। महिलाओं के लिए राज्य में विधानसभाओं का सीट जो है वो कितना, यानी कि प्रतिनिधित्व का जो सीट है वो कितना तक आरक्षित किया गया है? 5% से कम। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोलता है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? अब इस सब में से कोई एक ऐसा देश है जिसमें क्या है? द्विदलीय व्यवस्था है। कितने दलीय? द्विदलीय व्यवस्था। भारत, भारत तो है नहीं, ये अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका में क्या है? द्विदलीय व्यवस्था है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोलता है, नेपाल में राजतंत्र का विकास किस वर्ष समाप्त हो गया? यानी कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? नेपाल में क्या था? राजतंत्र था पहले, लेकिन अब वहां पे समाप्त करके क्या ला दिया गया है? लोकतंत्र ला दिया गया है। पहला दिया 2006, दूसरा दिया 2008, तीसरा दिया 2004 और चौथा दिया 2005। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2008। 2008 में नेपाल में जो राजतंत्र को पूरा तरीके से समाप्त कर दिया गया और वहां क्या ला दिया गया है? लोकतंत्र ला दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बोलता है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? देखिए बोलीविया एक देश है, ठीक है, वहां पे क्या है? पानी के निजीकरण, पानी का जो होता था निजीकरण होता था, उसके खिलाफ में आंदोलन किया। किस संगठन ने आंदोलन किया? ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला बोलता है फेडेकॉल, दूसरा बोलता है नापाम, फिर तीसरा बोलता है बामस्क्लेट और चौथा बोलता है कांग्रेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेडेकॉल। क्या हो जाएगा? फेडेकॉल। चलिए अब अगला क्या क्या बोलता है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल में क्या है ना कि शिशु दर मृत्यु दर क्या होता है? कम हो गया। तो वो क्या कारण है कि शिशु दर मृत्यु कम हो गया? तो पहला ऑप्शन देता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, यानी कि सार्वजनिक में जो वितरण किया जाता है जो पोशाक आहार, उसमें क्या हुआ? एक अच्छा सुधार लाया गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोलता है उत्तम परिवहन व्यवस्था, यानी कि सड़क मार्ग या फिर जो सड़क मार्ग होता है परिवहन व्यवस्था, तो हम लोग के लिए, आम लोगों के लिए सड़क मार्ग ही की है सबसे इंपॉर्टेंट। तो वो क्या हुआ? उत्तम परिवहन व्यवस्था कर दिया गया। तीसरा बोलता है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का पर्याप्त उपलब्ध कराया। किसका किसका? शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का पर्याप्त उपलब्ध कराया। अब आगे बोलता है उच्च प्रतिव्यक्ति आय। तो इसका आंसर देखिए, हम आपको शुरू से बताते हैं, जहां शिक्षा रहेगी वहां पे आधे से ज्यादा परेशानियों का हल निकल जाएगा। और यहाँ पे तो दोनों चीजें, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य की उच्च सुविधा भी है। तो केरल में क्या? केरल की साक्षरता दर भी बहुत अधिक है ना? तो इसीलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। शिक्षा की व्यवस्था जैसी सुविधा को पर्याप्त उपलब्ध कराना।
ठीक है, चलिए अब अगला बोलता है निम्न में से किस संगठित क्षेत्र को नियोजित कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर किसी एक संगठन ऐसा है जिसको क्या कहते हैं, नियोजित कहा जाता है। ठीक है, कृषि मजदूर, दूसरा क्या बोलता है बहुराष्ट्रीय का स्थानीय कर्मचारी, फिर तीसरा क्या बोलता है लघु उद्योग के श्रमिक, और चौथा क्या बोलता है काबड़ी वाला। तो इसका क्या हो जाएगा कि किसको क्या कहेगा, नियोजित किया जाता है, बहुराष्ट्रीय का स्थानीय कर्मचारी। क्या होता है इसका आंसर, क्या हो जाएगा बहुराष्ट्रीय का स्थानीय कर्मचारी। ये क्या होता है, संगठित क्षेत्र होता है जिसे क्या कहते हैं नियोजित कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोलता है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न कराने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। क्या बोलते हैं, रोजगार का जो होता है अधिक अवसर प्राप्त कराना है, तो इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि उपलब्ध कराए, जो कि क्या होगा सभी को रोजगार मिल सके। देखिए क्या क्या है, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करना। अगर सिंचाई की सुविधा में हम वृद्धि करते हैं तो किसानों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। किसानों का रोजगार क्या है, कृषि है ना। तो दूसरा क्या बोलता है, विद्यालय और अस्पताल की स्थापना करना। और विद्यालय और अस्पताल, अब सोचिए आपके गांव या शहर में है, वहां पे बड़ा सा एक विद्यालय बन रहा है और एक अस्पताल भी बन रहा है, तो क्या विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ के रोजगार प्राप्त नहीं करेंगे, एकदम करेंगे। क्या अस्पताल में जो लोग होंगे, चाहे नर्स हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, तो उन लोग को रोजगार नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बोला विद्यालय या अस्पताल की स्थापना करना, और तीसरा में बोला खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करना। यानी कि खाद्य प्रसंस्करण, खाने के योग्य का जो निरीक्षण होता है उसका इकाई को स्थापना करना। तो इसका ऑप्शन दिया गया केवल एक, नहीं क्या सिर्फ ये से करने से हो जाएगा सिंचाई, तो किसानों की हालात सुधरेगी, है ना। केवल एक तथा दो, तो इसमें क्या होगा, तीनों, इसमें देखिए तीनों इंपॉर्टेंट है। जब ऑप्शन में हमको ऐसा आंसर दिया रहेगा 1 2 3, तो हम तीनों को मारेंगे, है ना। दो गुने है ठीक है, लेकिन मेरा तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 1 2 3 तीनों मारेंगे। क्यों, क्योंकि किसानों के लिए सिंचाई और रोजगार के लिए विद्या और अस्पताल और खाद्य प्रसंस्करण तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये था आपका जेट मॉडल पेपर का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पूरा क्लियर समझ में आ गया हो। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी यानी कि नोट जारी करते हैं। आप बताइए कौन सा एक ऐसा एनर्जी है, एजेंसी है जो क्या करता है, यहाँ पे नोट छापता है। ठीक है, तो पहला बोलता है भारत के वित्त मंत्री इन्हें नोट जारी करते हैं। ठीक है, इन्हें ये क्या करते हैं, नोट जारी करते हैं। क्या वित्त मंत्री हमारे देश के नोट जारी करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी करते हैं। देश के सभी बैंक नोट जारी करते हैं और विश्व बैंक नोट जारी करते हैं। तो इसमें से तो सारा ऑप्शन गलत है, देश का वित्त मंत्री नोट जारी नहीं करता है। और ये देखिए देश के सभी बैंक नोट जारी नहीं करता है, और विश्व बैंक भी नोट जारी नहीं करता। तो नोट कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। जितना भी नोट है ना उसका आप देखिएगा वहां पे लिखा हुआ रहेगा RBI, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या तो फिर भारतीय रिजर्व बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो नोट को जारी करते हैं, नोट बनाते हैं, नोट छापते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा क्या है, लंबा है, इसको पढ़ते देखिए, ध्यान से सुनिएगा। राम और श्याम छोटे किसान है। राम और श्याम क्या है, एक छोटा किसान है जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपए कर्ज लिए। जो क्या है, अलग अलग स्रोतों से कितना कर्ज लिए, 20,000 रुपए का कर्ज लिए। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह के दर के से एक व्यापारी से कर्जा लिया। राम जो था वो क्या बोला कि हम 1 महीना में 1.5% देंगे, क्या देंगे, ब्याज देंगे। और वहीं क्या बोलता है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज के दर से लिया। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला बोलता है राम ने सही किया क्योंकि उसने किसी भी प्रकार के कागज कार्यवाही नहीं की। क्या कागज कार्यवाही नहीं किया, तो राम सही किया, नहीं किया। अब दूसरा क्या बोलता है, श्याम की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि उसे ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। ये तो गलत कथन है। श्याम 1 साल में 8% ब्याज देगा, और वो भी क्या किया है, पूरी कागज कार्यवाही के साथ किया है। बैंक से लिया तो बैंक ऐसी लोन नहीं देता है,
ऐसे कर्जा नहीं देता है, वो क्या मांगता है, डॉक्यूमेंट्स मांगता है ना। तो यहाँ पे तो कहाँ है क्या श्याम ज्यादा कर्जा दे रहा है, एक साल में 8% ब्याज दे रहा है, तो कहाँ ज्यादा दे रहा है। अब तीसरा में क्या बोलता है, राम की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि वे ज्यादा ब्याज दे रहे, एकदम सही। एक महीना में सोच रहे हैं 1.5 यानी कि 1.5% ब्याज दे रहा है, तो 12 महीना तो कितना हो गया, एक को इधर से कर दीजिए, यानी कि 12 इधर से 6, तो 12 6 कितना हो गया आपका 18% ब्याज देगा एक साल में ये। और यही श्याम कितना दे रहा है, मात्र 8% दे रहा है। तो ब्याज कौन ज्यादा भर रहा है, राम भर रहा है ना। हाँ, इसीलिए हमको कर्जा कहाँ से लेना चाहिए, अगर हमको जरूरत पड़े तो हमको बैंक से ही लेना चाहिए, कोई साहूकार व्यापारी से नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राम की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि वे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। कौन ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, राम ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है, भारत सरकार ने सूचना के लिए RTI या नामक कानून कब लागू किया। भारत सरकार जो सूचना प्रसारण करते हैं इसके लिए एक लॉ लाई जिसको क्या कहते हैं, RTI कहते हैं। ठीक है, तो RTI कब पारित किया, पहला बोलता है अक्टूबर 2005, दूसरा बोलता है अगस्त 2006, तीसरा बोलता है जनवरी 2005 और चौथा बोलता है नवंबर 2007। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 को भारत सरकार ने RTI नामक ये क्या बोलते हैं सूचना कानून लाई। ठीक है, चलिए, सरकार द्वारा अवरोधी अथवा प्रतिबंध को हटाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। सरकार क्या करते हैं, अगर किसी भी प्रतिरोध और या तो फिर प्रतिबंध या फिर अवरोध को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, पहला वैश्वीकरण, वैश्वीकरण क्या होता है, निर्माण करने की क्रिया, दूसरा होता है निजीकरण, ये भी नहीं होगा, दूसरा होता है उदारीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उदारीकरण। उदारीकरण एक वैसी प्रतिक्रिया जो अवरोधों अथवा प्रतिबाधों को क्या करता है, हटाता है ना, उदारीकरण। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या बोलता है, देखिए अर्स्ट रेनन किस देश का दार्शनिक था। अर्स्ट रेनन जो था वो किस देश का दार्शनिक था, तो किस देश का था, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या भारत। तो ये किसका था, फ्रांस का था। किसका था, फ्रांस का। यहाँ क्वेश्चन है, देखिए अर्स्ट रेनन फ्रांस का क्या था, दार्शनिक था। ठीक है, दार्शनिक मतलब क्या होता है, जो देखता है ना। चलिए अब आगे क्या बोलता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, कितना आसान है, ये तो सब जानता है, कितना कब हुई थी, 1789। कब हुई थी, 1789। ठीक है, चलिए अब आगे बोलता है यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे, यानी कि यंग इटली भूमिगत ये क्या था, एक गुप्त संस्था था, संगठन था। तो इसका संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक हिटलर नहीं। इटली का बात करा तो इटली में हिटलर कहाँ, ये तो जर्मनी में था। ठीक है, नेपोलियन नहीं, नेपोलियन तो फ्रांस में था। अब आगे बोलता है जियोस्पिक्स मेटरनिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जियोस्पी मेटरनिस। फिर कार्ल मार्क्स भी इसका नहीं होगा, हिटलर भी नहीं होगा, नेपोलियन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जियोस्पिक्स मेटरनिस। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है आपका, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए। जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए, तो वहां से वो कब आए, है ना। तो वो कब आए थे, जनवरी 1915, अगस्त 1921, मार्च 1930 या जनवरी 1950। तो वो हम लोग तो जानते हैं कि कब आए थे, वो 1915 को आए थे। कब आए थे, 1915। तो कहाँ है 1915, देखिए यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनवरी 1915। जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आए थे, हमारे भारत में आ चुके थे। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ था। तो पूना पैक्ट जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, हम लोग शुरू से जान रहे हैं, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया जवाहरलाल नेहरू, नहीं होगा। सरदार पटेल नहीं होगा। सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे। अब आगे क्या है हमारा, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी,
है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 1890 के दशक में रिडल पेस्ट, 1890 के दशक में एक महामारी फैली थी। वो महामारी क्या है, रिडल पेस्ट, ठीक है। रिडल पेस्ट बीमारी किस देश में तेजी से फैली थी, तो किस देश में फैली थी, ये अफ्रीका में फैली थी। ना ही अमेरिका, ना ब्रिटेन फैल, ना जापान, ये कहाँ फैला था, अफ्रीका में फैला था। क्या फैला था, रिडल पेस्ट। क्या फैला था, रिडल पेस्ट। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पले में था। अब बोलते हैं इसमें से कोई एक ऐसा देश है जो मित्र राष्ट्र के पले में था, यानी कि हमारे दोस्ती राष्ट्र के पले में था। पहला था तुर्की, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा ब्रिटेन और चौथा जर्मनी। तो वो कौन होगा, ब्रिटेन, स्वाभाविक है। ब्रिटेन क्या था, मित्र राष्ट्र के प्रति था, है ना। चलिए अब आगे बोलता है स्पिंस जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई। स्पिन जेनी मशीन जो है वो किसके द्वारा बनाई गई, तो पहला दिया न्यूटन, कैपलर नहीं, आगे क्या दिया, जेम्स हारग्रीव्स, और डी में दिया राफेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स, जेम्स हारग्रीव्स। और इसी क्वेश्चन के साथ मॉडल पेपर 2023 और 24 का क्लास 10 का जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया मॉडल पेपर का, ठीक है। हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं कि मॉडल पेपर जो बच्चा करके जाएंगे वो अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करेंगे। कहाँ पे, क्लास 10 में। इसीलिए मॉडल पेपर की क्लास को एकदम मिस मत कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब जो एग्जाम का वो ज्यादा समय नहीं बचा है और आप लोगों ने जो पूरा साल मेहनत किया है उसको अब आपको 3 घंटे के परीक्षा केंद्र में निकाल के दिखाना है और ज्यादा से ज्यादा नंबर को गेन भी करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।